dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important concept of jurisprudence. jurisprudence की जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ लॉ स्टार्ट किया था और सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने लेजिस्लेशन को डिस्कस कर लिया था। लेजिस्लेशन में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डिस्कस कर लिया था और उसके मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि इसमें प्रेसिडेंट है, कस्टम है, कन्वेंशनल जो ट्रीटीज वगैरह कुछ होता है उससे भी जो है सोर्सेज ऑफ लॉ को काउंट किया जाता है। तो हमने लेजिस्लेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। उससे अगला जो टॉपिक है हमारा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपका उसके कंटिन्यूटी में जब ये लेक्चर्स हैं अपलोड होते हैं तो इनको कंटिन्यूटी में समझना जरूरी हो जाता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी कंसेप्ट मैं कराऊं, चाहे मैं स्लो कराऊं लेकिन उसको बहुत डिटेल में कराऊं, कि उस कंसेप्ट को करने के बाद जो एस्पायरेंट्स हैं लॉ के उनको कहीं और किसी बुक से किसी प्रकार का रेफरेंस ना लेना पड़े। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ लॉ। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कशन करवाया था अच्छे से, सबऑर्डिनेट भी करवाया, डेलीगेटेड भी करवाया। तो सोर्स ऑफ लॉ में हम अगला कंसेप्ट है हमारा, पहले तब रिवाइज कर लेते थोड़ा सा क्या क्या सोर्स होते हैं। फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्स होते हैं। फॉर्मल और मटेरियल सोर्स के अंदर भी आगे सब हेडिंग्स बताई थी। इसमें मटेरियल सोर्सेज में हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, लीगल सोर्सेज हैं, फिर आगे सोर्सेज कितने प्रकार के हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल लॉ। फिर उसके बाद है कि लीगल सोर्स क्या है, इंग्लिश लॉ के वो हैं जो पहले लेजिस्लेशन ने बना दिया, या जुडिशियल प्रेसिडेंट जजेस के द्वारा जो जजमेंट दिए गए वो, और या ज्यूरिस्टिक लॉ जो अलग अलग ओपिनियन ज्यूरिस्ट की आई वो इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर है कि लेजिस्लेशन के टाइप कितने हैं, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ जाता है जिसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। फिर है कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर किस किस का कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है और पार्लियामेंट्री सुपरविजन होता है। फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल कौन कौन सा होता है, जुडिशियल कंट्रोल इनडायरेक्ट वे में होता है, क्योंकि जब कोर्ट में कोई रिट फाइल होगी तो इनडायरेक्ट कंट्रोल के तहत जो है जजेस अपना कंट्रोल उस केस पर करते हैं। ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ एक भरोसे के जो लोग हैं जिनको कुछ पावर दी जाती है जिससे कि वो कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकें, वो भी इसमें शामिल होता है। पब्लिक ओपिनियन, लोगों के जो विचारधारा है, लोगों की जो सोच है, लोगों की ओपिनियन ली जाती है रिसर्च के द्वारा, जैसे लॉ कमीशंस की रिपोर्ट होती है उस हिसाब से उसका भी रोल होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल में। फिर ये बात सलाह दी जाती है कि जब भी कोई ओपिनियन ली जाए वो एक्सपर्ट की ओपिनियन होनी चाहिए। कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन ओवर प्रेसिडेंट का क्या रोल है। लेजिस्लेशन ओवर प्रेसिडेंट का मतलब है जो जुडिशियल जजमेंट्स आए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का आया था, सायरा बानो का केस आया था, उसमें क्या था, फिर उसके ऊपर एक लॉ बन गया। वो लॉ जो है किस प्रकार से क्या क्या काम कर सकता है। पहला है अब्रोगेशन। अब्रोगेशन का मतलब है कोई भी लॉ बना हुआ है उसको रिपील किया जा सकता है। डिवीजन ऑफ फंक्शन, और फिर लेजिस्लेशन ही क्या है, अलग अलग प्रकार से जो कार्य है उनको बांट सकती है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में बांट सकती है, सुप्रीम लेजिस्लेशन में उसे बांट सकती है, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वो एनफोर्स भी करवा सकती है। प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लॉ पास किया जाता है वो लॉ जो है प्रोस्पेक्टिव होगा। आज अगर कोई लॉ बना है, कोई पास किया गया है लॉ, तो उसको कानून पास हो गया तो उसको कल से यानी कि आज की डेट से ही उसे अप्लीकेबल माना जाएगा, प्रीवियस डेट से नहीं माना जाता। जबकि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है उसमें क्या होता है कि आज अगर कोई जजमेंट आया है और वो केस 3 साल पहले फाइल हुआ था, वो 3 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव वे में वो उसे लागू किया जाता है। फिर नेचर ऑफ असाइनमेंट, फिर बार बार जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, अलग अलग प्रकार से असाइनमेंट किया जाता है वर्क का, अलग अलग प्रकार से वर्क का डिवीजन किया जाता है, उसके बेस पे जो भी सारे की सारी टेक्निक्स है उसको फॉलो किया जाता है। फॉर्म, एनेक्टेड लेजिस्लेशन जो होता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है उसमें जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होते हैं वो तो एक प्रिस्क्राइब लिमिट को बताते हैं कि जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिस केस में वो उसी हिसाब से उसका फैसला देता है। लेकिन जो लेजिस्लेशन होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, उसके लिए किसी प्रकार के ऐसे फैसले की बात नहीं की जाती। फिर है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेशन जो है वो सोर्स इन थ्योरी है और कस्टमरी लॉ है ग्रोज आउट ऑफ प्रैक्टिस। एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन जो डीज्योर है, डीज्योर का मतलब है कि बाइंडिंग नेचर है, और वो जो कस्टमरी है वो डिफेक्ट बाइंडिंग नेचर नहीं है।
लेजिस्लेशन इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, वो किसी भी लॉ मेकिंग जो परंपरा है, रिवाज बना हुआ है, उसकी एक विकसित धारा का वर्णन करता है। लेजिस्लेशन एक प्रकार के एडवांस सोसाइटी का मार्क है कि जिस प्रकार से सोसाइटी में बार बार एडवांसमेंट आती रहती है, बदलाव आते रहते हैं, उसका ये एक चिन्ह है। जबकि जो कस्टमरी लॉ है तो ये माना जाता है कि वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो आदि मानव के टाइम के जो समाज था उस समाज में जी रहे हैं। लेजिस्लेशन क्या करता है, कोई भी रिलेशनशिप है आदमी और स्टेट का, उसको बताता है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी क्राइम हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी या कोई वॉल्यूशन ऑफ लॉ हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आदमी जो है स्टेट से डिमांड करेगा। लेकिन कस्टमरी लॉ में जो पर्सनल लॉज होते हैं तो उसमें क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एक आदमी का संबंध स्थापित होता है। लेजिस्लेशन जो होता है वो प्रिसाइज फॉर्म में होता है, लिमिटेड फॉर्म में होता है और उसको जो आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और लेजिस्लेशन जो है जस्ट स्क्रिप्टम भी उसे बोला जाता है। लेजिस्लेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ए डेलिब्रेट पॉजिटिव प्रोसेस, एक डेलिब्रेट पॉजिटिव प्रोसेस का एक रिजल्ट है। कस्टमरी लॉ के हिसाब से ये जो है एक नेसेसिटी होती है, हमारी ज़रूरत होता है कि लेजिस्लेशन जो है वो अपनी इच्छा से तैयार किया जाता है, समाज की एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन कस्टमरी लॉ जो है वो अपने खुद के बैलेंस को स्थापित करने के लिए, अपने खुद की ज़रूरतों को स्थापित करने के लिए लागू किया जाता है। एडवांटेज क्या है कोर्ट्स का, अगर कोर्ट्स का जो है प्रेसिडेंट अगर वो लेजिस्लेशन पे लागू होता है उसका क्या फ़ायदा है। डाइसी ने ये बात कही थी कि जो कोर्ट्स की जो मोरलिटी है, जो डिसाइड करने का वे है, जो मोरलिटी पॉलिटिशियन की मोरलिटी है उससे अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो किसी की बातों को नहीं समझते। जबकि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होंगे वो उनका सर्कमस्टेंसेस को देखेगा तो ये अनबाइज्ड मैनर में अपना डिसीजन देता है। सालमन ने ये बात कही थी कि जो केस लॉ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कि जिस प्रकार की कंडीशन है उसी प्रकार से ही जजमेंट दिए जाते हैं। लेकिन जो अदर लॉज होते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, जो किसी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो अपने हिसाब से ही उसको बनाते हैं, उसमें किसी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस का जिक्र नहीं किया जाता, वो अपनी सोच को इक्वल रखते हैं और बायसनेस भी कर जाते हैं। तो कह रहा है होरेस ग्रे ने ये बात कही थी कि केस लॉ जो है वो केवल सुपीरियर ही नहीं है, बड़े ही नहीं है, बल्कि वो सभी लोगों को इक्वल जो कहते हैं ना आई से वो देखते हैं और सेम कंडक्ट वहाँ पे होता है। सर एडवर्ड कोक ने ये बात कही कि जो कोर्ट का फंक्शन है वो इंटरप्रेट करना है, किसी भी जो कानून है उसकी व्याख्या करना होता है, वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है और धीरे धीरे उसका विकास भी किया जा सकता है, उसकी इंटेंशन भी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को आप नॉर्मल सेंस में समझो तो ये क्या होता है, एक प्रकार से किसी हायर कोर्ट का जजमेंट होता है, उसको निचली कोर्ट्स को उसको फॉलो करना पड़ता है, एक तरीके से बाइंडिंग नेचर का होता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया था, ट्रिपल तलाक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब तक लॉ पास नहीं हुआ तो जो निचली कोर्ट जो भी कोई फैसला सुनाती है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बेस पे ही सुनाएगी, उससे बाहर जाके अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर पाएगी। जो मेन फंक्शन होता है जुडिशियल ऑर्गन का, जो जुडिशियल पार्ट है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, उसके राइट और उसके जो अधिकार और कर्तव्यों की वो सुरक्षा करें। शुरुआत में जब हम देखते हैं तो जो कोर्ट्स का एडजुडिकेशन है, एडजुडिकेशन क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज़ को इक्वली सुना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करके दोनों को अपने अपने पक्ष रखने दिए जाते हैं और एक फाइनल डिसीजन आता है, वो होता है एडजुडिकेशन। तो कोर्ट क्या करता है कि जब भी एडजुडिकेट करता है, जब भी दो व्यक्तियों के बीच के विवाद को हल करने का प्रयास करता है तो वो कस्टम के साथ साथ अपने सेंस का भी यूज़ करता है। जो कस्टम है वो भी हमारा सोर्स ऑफ लॉ है और एक प्रेसिडेंट जो होता है उसमें वो अपने सेंस के साथ जो है कोई जजमेंट देता है। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे समाज विकास करता है, लेजिस्लेशन जो है वो लॉ का मुख्य एक हिस्सा बन गया है और जजेस डिसाइड केस जो है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। लेजिस्लेशन तैयार किया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून तैयार किया गया, उसके अंदर कुछ कमियां थी तो उन कमियों के लिए भी जो है कोर्ट्स जो है अपना फैसला देती हैं। इवन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर आकर भी जजेस जो है अपने क्रिएटिव उत्कृष्ट जो फैसले सुनाते हैं। इन द केसेज ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर हम पहली बार में समझें तो जो इंटरप्रिटेशन होता है किसी के अंदर, किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन जब किया जाएगा तो उसके अंदर जो लैकुना होते हैं, जो कमियां होती हैं, उन कमियों को जो है जज के द्वारा देखा जाता है और दूर किया जाता है। ये उसी एक्सटेंट से होता है, ये उसी लेवल पर होगा, उसी लिमिट में होगा कि जितना राइट और रॉन्ग को देखा जाएगा, कौन सी कंडीशन इसमें राइट है और कौन सी रॉन्ग है। जिस प्रकार से सोसाइटी चेंज होती है, जिस प्रकार से कंडीशन चेंज होती है, उसी प्रकार से दे अडेप्ट द लॉ टू द चेंज कंडीशन। जजेज होते हैं वो लॉ को उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार से वो इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। कह रहा है कि जो लॉ होता है, प्रेसिडेंट्स को जानने के दो मेथड्स होते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड।
इंडक्टिव मेथड में आप क्या करोगे कि इन दिस देयर इज़ अ ग्रेट रिलायंस प्लेस्ड अपन द डिसीजन। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा जो रोल है वो जुडिशियल जजमेंट के ऊपर ही होता है, यानी कि आप इसे मान के चलो कि प्रैक्टिकल जो थ्योरीज है उसको लागू किया जाता है। बिफोर डिसाइडिंग ए केस, किसी केस को डिसाइड करने से पहले जजेस क्या करेंगे, जो पहले के कुछ केसेज है, मान लो आज कोई केस चला गया कोर्ट में, उसको डिसाइड करना चाह रहे हैं, उससे पहले उससे रिलेटेड जितने भी केसेस थे उनको भी जज एक बार देखेगा, और उसके बाद अगर वो सेम नेचर का है तो वो अपनी खुद का ही कोर्ट का है या किसी सुपीरियर कोर्ट का है, वो ये सारा कुछ वहाँ पर देखेगा। फ्रॉम पार्टिकुलर अलग अलग केसेस से वो कुछ जनरल रूल निकालेगा, कुछ जनरल रूल निकाल देगा। कह रहा है कि जो पहले के जो केसेस है, कहने का मतलब है जो पहले की थ्योरीज है उससे कुछ और डिराइव करना इंडक्टिव मेथड है, और जो अब कुछ लॉ निकला है उससे कुछ थ्योरीज चेंज हुई है वो डिडक्टिव मेथड है। तो कह रहा है कि फिर वो इसमें कुछ रूल्स को डिड्यूस करेगा और फिर उनको उस केस में अप्लाई करेगा, जो पहले के जजमेंट्स आए हैं उन केस को वो भी अप्लाई करेगा, और इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो रिलायंस है, पूरा का पूरा जो फोकस है वो लेजिस्लेचर पे होता है, और जो लागू किए गए हैं कानून उन पे होता है। इस प्रकार के सिस्टम में जो केसेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस, और इनएक्टिव जो केस होते हैं वो उन्हीं लेजिस्लेचर के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि जब पुराने केसेस के बेस पर जो पहले के जो लैंडमार्क केसेस आए हैं या जो अदर केसेस आए हैं, जब उनके बेस पर जजेस कोई फैसला देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। जब कोई स्टैट्यूट बना हुआ है, कोई लॉ बना हुआ है, और उसी लॉ के बेस पर जो है वो किसी भी केस के अंदर फैसला सुनाते हैं, वो होता है डिडक्टिव मेथड। कह रहा है इसमें पहले से जो लॉ होंगे उनके ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस दिया जाएगा, और फिर जज डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से उन केसेस को बेस बनाया जाए, ये डिडक्टिव मेथड होता है। अथॉरिटी ऑफ प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस, जो पहले के डिसाइड केस है उनकी क्या अथॉरिटी है, उनकी क्या मान्यता है। इन ऑलमोस्ट ऑल लीगल सिस्टम, हर प्रकार के कानूनी व्यवस्था में जजेस जो जज होते हैं टेक गाइडेंस फ्रॉम द प्रीवियस डिसीजन। जो जज है वो एक प्रकार से गाइड मानते हैं, एक प्रकार से सलाह लेते हैं जो पुराने जजमेंट्स हैं उसी पॉइंट पे। मान लो कोई केस है फैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग, किसी फैक्ट पर केस है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग अगर कोई पहले के केस आए हुए हैं तो कोर्ट क्या करेगा, पहले उन केसेस को देखेगा और उन्हीं के बेस पर वो क्या निष्कर्ष उससे मिलता है उसे, और उसी के बेस पर ये केस भी वो डिसाइड करेगा। हालांकि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब जो पहले की जो मान्यता था केस की, जो लिमिट थी, वो जो है हर प्रकार के लीगल सिस्टम में लागू नहीं होगा। कई ऐसे देश हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पर जो है नॉलेज जो है लॉ की वो डिसीजन के द्वारा ही ली जाती है। जब हायर ट्रिब्यूनल उच्च अथॉरिटी ने कोई फैसले दे दिए उन्हीं के द्वारा ही लॉ को जो है एक्सप्लेन किया जाता है। इस प्रकार के जो डिसीजन होंगे, फैसले होंगे, वो पूरी तरह से रिपोर्ट के रूप में पब्लिश किए जाएंगे, छपवाए जाएंगे। इस प्रकार की रिपोर्ट जो है बहुत कीमती रिपोर्ट होती है, और उन्हें कानून का जो साहित्य कह सकते हो, पुराने टाइम से जो कानून चला आ रहा है उस हिस्ट्री के बेस पर उसको जो है पब्लिश भी किया जाता है। दीज डिसीजंस आर वेरी एफिशिएंट, ये जो डिसीजंस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं किसी भी केस को डिसाइड करने में। जो बाद में मान लो आज कोई केस, पुराना कोई केस है, पीएन भगवती का केस है, कोई लीगल एड के रिगार्डिंग कोई केस है विश्वनारा खातून का, उसमें काफ़ी लैंडमार्क जो है कुछ डायरेक्शंस दी गई थी, तो उन्हीं केस का उसी प्रकार का कोई केस आ जाता है तो उसके अंदर पहले तो उन डायरेक्शन को देखा जाएगा, और जब उन डायरेक्शन को कुछ को फॉलो किया जाएगा वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाता है। कहने का मतलब है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है आमतौर पर उस केस को कहते हैं, उस बात को कहते हैं जब हम प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस का ब्यौरा अपने केस में दें, या हम प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस को आधार बनाकर हम अपने केस का फैसला दें, तो इस प्रकार से उसे जुडिशियल जजमेंट या जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब हम मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इन जनरल इंग्लिश द टर्म प्रेसिडेंट मीन, अगर आप जनरल एक मीनिंग समझें, अगर आप एक सिंपल सी इंग्लिश मीनिंग को समझिए तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है ए प्रीवियस इंस्टेंस और केस। कोई एक प्रीवियस इंस्टेंस मीन घटना, कोई भी पहले की कोई घटना या कोई केस है, विच इज़ और मे बी टेकन एज एन एग्जाम्पल, जिसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम बाद के केसों में उसका यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कई बार कि उस पर्टिकुलर हुस्नारा खातून के केस में लीगल एड के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, और फ्री लीगल एड का जो कंसेप्ट है वो उससे आया था। अब लीगल एड के रिगार्डिंग अब कोई नया केस आया है तो उसमें कुछ एक डायरेक्शंस या कुछ एक गाइडलाइंस जो थी हम उसको अपने इस केस में ऐड करेंगे, या उस केस की हेल्प से हम इस वाले केस को सोल्यूशन करेंगे। और बाय विथ सम सिमिलर एक्ट, या तो उसमें भी सेम घटना हो, जैसे मैंने लीगल एड का आपको एग्जांपल दिया, और सर्कमस्टेंसेस में भी सपोर्टेड और जस्टिफाइड, या वो ऐसी घटनाएं हैं
जो मौजूदा जो केस है उसको सपोर्ट कर रही है। अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ग्रे ने कहा है प्रेसिडेंट कवर्स एवरीथिंग सेड और डन विच फर्निशेज ए रूल फॉर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस। ग्रे ने ये बात कही कि प्रेसिडेंट वो चीज़ है जिसके अंदर हर एक वो चीज़, हर एक वो बात जो कही गई थी जिससे एक नया रूल निकल के आता है, जिससे कि एक नया हम अभ्यास कर सकते हैं किसी भी केस का या किसी भी आप कह सकते हो स्टैट्यूट का, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट है। मान लीजिए कि अब सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है, उसके अंदर जो जजेस हैं उन्होंने फैसला करना है कि सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे लें। एक तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का स्टैट्यूट देखेंगे, कानून देखेंगे जो क्या है, एक डिडक्टिव मेथड है, वो भी देख लेंगे। साथ के साथ वो पहले का जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो एक लैंडमार्क केस था, उसके अंदर भी कुछ डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या वो उसको हेल्प के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एड्स का मतलब ये वो बीमारी वाला एड्स नहीं है, एड्स वाली बीमारी की बात नहीं करी मैं, एड्स का मतलब जोड़ता है या कुछ सहयोग करने की बात करता है, तो वही ग्रे ने बताया। किटोन ने ये बात कही कि जुडिशियल प्रेसिडेंट जुडिशियल, ये एक जुडिशियल होती है, जुडिशियल मतलब कानूनी, वैधानिक है, जो अथॉरिटी उसमें आई है, हैज़ इन सम मेजर्स हैज़ बीन अटैच, जिसके साथ कुछ एक मेजर्स का मतलब है कि कुछ एक उपाय जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सालमन ने ये बात कही कि प्रेसिडेंट के दो मीनिंग है, अगर लूज सेंस में आप लेके चलो तो ये सिर्फ एक रिपोर्टेड केस है। रिपोर्टेड केस वो केस होता है जो हर जगह अप्लाई किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जो केस होते हैं। रिपोर्टेबल केस का मतलब है कि अब निचली कोर्ट्स में जो भी जजमेंट्स दिए जाएंगे वो उसी केस के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, और नॉन रिपोर्टेड का मतलब वो सिर्फ उसी केस के सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड था। स्ट्रिक्ट सेंस में लेंगे तो प्रेसिडेंट क्या है, वो केस लॉ होता है विच और नॉट ओनली है ग्रेट बाइंडिंग अथॉरिटी बट मस्ट ऑल्सो बी फॉलोड। उसमें सिर्फ एक बाइंडिंग अथॉरिटी ही नहीं है, बाइंडिंग का मतलब है जो बाइंड करता है कानून को मानने के लिए, वो अथॉरिटी ही नहीं है और जिसको भी फॉलो भी किया जाएगा। बाइंडिंग अथॉरिटी का मतलब है, जैसे ट्रिपल तलाक का मैटर में ज़्यादातर आपको लिखती हूँ क्योंकि लेटेस्ट केस है, उसमें अगर उसके बाद जो एक जजमेंट आया उसका बाइंडिंग अथॉरिटी थी जब तक कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो कानून नहीं आया। फिर बेंथम ने ये बात कही कि प्रेसिडेंट्स आर जज मेड लॉ, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जज के द्वारा बनाए गए लॉ होते हैं। ऑस्टिन ने ये बात कही कि प्रेसिडेंट्स आर जुडिशरी व्यू, प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था के विचार होते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ लॉ होता है। इन जनरल इन द जुडिशियल फील्ड, अगर आप न्यायिक क्षेत्र में देखें, इट मीन्स द गाइडेंस और अथॉरिटीज का मतलब है गाइड का मतलब दिशा निर्देश देने वाली अथॉरिटी, एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त अथॉरिटी है और पास डिसीजन जिसमें पुराना कोई डिसीजन आया फॉर फ्यूचर के, जिसका यूज फ्यूचर के केस में किया जा सके। ओनली सच डिसीजन हैज ले डाउन सम न्यू रूल्स, और वही डिसीजन है कुछ नए रूल, कई नियम और नए सिद्धांत लेके आते हैं जिन्हें जुडिशियल प्रेसिडेंट बोला जाता है। आज मेरे थोड़ा गले में थोड़ा इशू आ रहा है तो हो सकता है मेरी आवाज़ में कुछ फ़र्क हो, तो क्या करें, मौसम भी चेंज हो रहा है और कोरोना का भी डर रहता है माइंड में। टेस्ट तो करवाएं लेकिन उसमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ पॉजिटिव वगैरह नहीं आया, नेगेटिव ही आया है, थैंक्स टू गॉड। द एप्लीकेशन ऑफ सच जुडिशियल डिसीजन इज गवर्न बाय डिफरेंट प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट लीगल सिस्टम। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब लागू कैसे करना है जुडिशियल डिसीजंस को, वो पूरी तरह से अलग अलग जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, अलग अलग जो नियम कानून बने हुए हैं अलग अलग लीगल सिस्टम में, उसी को ही लागू करवाया जाएगा। These principles are called doctrine of precedent, इन्हीं प्रिंसिपल्स को डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है। फॉर दिस केस टू बी हेल्ड, अलग अलग केसेस के लिए फर्स्ट सच प्रेसिडेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड, सबसे पहली चीज़ वो प्रेसिडेंट जो रिपोर्टेड होना चाहिए, इनकी उसमें लिखा होना चाहिए कि रिपोर्टेड है, हर किसी लोअर कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मे बी साइटेड एंड मे प्रोबेबली बी फॉलोड बाय द कोर्ट, और वो रिपोर्टेड होगा और वो कोर्ट के द्वारा फॉलो भी किया जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि द प्रेसिडेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जो प्रेसिडेंट होता है कई ऐसी परिस्थितियों में ही अलाउड किया जाएगा जिससे कि इन्फर कर सके, इन्फेरेंस अनुमान लगाया जा सके कि क्या प्रेसिडेंट कहना चाह रहे हैं। पहला गाइडेंस और अथॉरिटी होता है पास डिसीजन की, सेकंड वो रिपोर्टेड होना चाहिए और उसकी शायद जो है कोर्ट में उसका यूज़ भी होगा। प्रेसिडेंट मस्ट हैव ओपिनियनो जूरिस, ओपिनियो जूरिस का मतलब होता है जूरिस्ट, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी ओपिनियन है, उनकी राय होती है। दीज मस्ट बी फॉलोड वाइडली फॉर ए लॉन्ग टाइम, इन्हें एक लंबे समय तक फॉलो किया जाता है।
एंड मस्ट नॉट वायलेट एनी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट लॉ, और जो कोई भी पुराना ऐसा लॉ बना हुआ है उसको ये वायलेट नहीं कर रहा, उनके जो अधिकार हैं, जो कानून है उसका ये हनन नहीं कर रहा। अब अगर हम थोड़ा सा 2-3 लाइनों में समझ लेते हैं नेचर क्या है, किस प्रकार का होता है प्रेसिडेंट। दे मस्ट बी प्योरली कंस्टिट्यूट एंड नॉट अब्रोगेटिव, ये पूरी तरह से कंस्टिट्यूटिव होते हैं। कंस्टिट्यूटिव का मतलब है कुछ नया लॉ लेके आते हैं। जो प्रेसिडेंट हो गए जिसमें नया लॉ लेके आएगा, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया उसी को लेके चलेंगे। कोई ऐसा केस है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन उस पर अभी कोई लॉ नहीं बनाया, तो उसे आप प्रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं लेके आओगे। दिस मीन दैट ए जुडिशियल डिसीजन कैन मेक ए लॉ बट कैन नॉट ऑल्टर। एक जुडिशियल डिसीजन जो लॉ बना तो सकता है पर जो कानून बना हुआ है उसको वो ऑल्टर नहीं कर सकता। उनको ऑल्टर तो सिर्फ लेजिस्लेशन में के थ्रू जो है अमेंडमेंट के द्वारा होगा। तभी तो दिया हुआ है नॉट अब्रोगेटिव। अब्रोगेटिव मतलब उसको रिपील नहीं कर सकता। वेयर देयर इज ए सेटल्ड रूल ऑफ लॉ, जहाँ कहीं भी एक फिक्स पहले से ही कोई रूल ऑफ लॉ लागू है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जजेस टू फॉलो द सेम। तो यहाँ जजेस की ड्यूटी हो जाती है कि वो उसे जो है फॉलो करे। दे कैन नॉट सब्सटीट्यूट देयर ओपिनियन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ। किसी नए कानून के निर्माण करने के लिए वो अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। द फंक्शन इज़ लिमिटेड टू सप्लाइंग द वैकेंसीज ऑफ द लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम में जो कुछ कमियां हैं जिनकी पूर्ति करनी है उन्हीं पूर्ति के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिलिंग अप विद न्यू लॉ, नया लॉ बनाकर एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिक्लेरेशन होती है, जो जजमेंट दिया जाता है, वो एक तरीके से नया लॉ है जो क्या करता है, जो कोई लॉ बना हुआ है उसकी अगर ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं हुई है तो उसको भी वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। ये होता है नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं। प्रेसिडेंट आर ऑफ 2 काइंड्स। फर्स्ट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव का मतलब होता है जो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते, और सेकंड होता है ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, जो क्या है बाइंडिंग नेचर के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोअर कोर्ट जो है। अब पहले हम देखते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट जो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। फर्स्ट होता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट क्या होता है, उसकी जो ओपिनियन होती है उसको परसुएसिव अथॉरिटी माना जाता है, मतलब कि वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता। अगर जज को ये लगता है कि वो इसे अप्लाई करेंगे और उसके पीछे कुछ कारण है, तर्क है, तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हायर कोर्ट्स की मैटर। एक जो कोर्ट होती है ना, हायर कोर्ट होती है, सेशन जज हो गया, वो भी बाइंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला आया है तो जो सिविल जज है वो जो JMIC है वो बाइंडेड नहीं है, बाइंडिंग नहीं है उसके रिगार्डिंग कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को माने या नहीं माने। लेकिन हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ जो को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कोर्ट्स। हॉरिजॉन्टल कोर्ट्स वो क्या होती है, वो इस प्रकार की कोर्ट्स होती है जिसमें एक लीगल सिस्टम को बनाया गया। जैसे अपीलेंट कोर्ट हो गया एक डिस्ट्रिक्ट की, और एक डिस्ट्रिक्ट की अपीलेंट कोर्ट जो है यानी कि समानांतर आप कह सकते हो। एक मान लो किसी जगह ये आप मान के चलो सिरसा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हिसार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जी अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अगर एक कोर्ट का कोई जजमेंट है तो दूसरी कोर्ट उसको मानने के लिए बाइंडेड नहीं है, वो ये नहीं कि उसको कंपल्सन है कि वो मानेगा, तो ये क्या होगा, परसुएसिव प्रेसिडेंट हो गया। स्टेटमेंट्स मेड इन ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा में अगर कोई डेफिनेशन या कोई स्टेटमेंट दी गई है वो भी बाइंडिंग नेचर की नहीं है। और ऑबिटर का मतलब होता है, ऑबिटर डिक्टा में जो ओपिनियन होती है, जो ओपिनियन होगा वो क्या है, हायर कोर्ट की ओपिनियन होती है और उसको जो लोअर कोर्ट पे आप लागू नहीं करवा सकते। एक्चुअल में जो ऑबिटर डिक्टा का आप एक सिंपल मीनिंग लेके चलते हो तो इसका मतलब है अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें क्या कहती हैं, वो होता है ऑबिटर डिक्टा। तो ऑबिटर डिक्टा के मामले में भी जो है आप इसको परसुएसिव प्रेसिडेंट ही मानोगे। डिसेंटिंग जजमेंट, जब कोई फैसला आया है उसमें ओपिनियन ऐसा फैसला आया है जिसके अंदर है जजेस की आपस में राय मिली नहीं रही थी, और जहाँ पर मान लो किसी की राय मिली नहीं रहेगी तो वहाँ पर वो जजमेंट डिसेंटेड है। कि मान लो कोई ट्रिब्यूनल का फैसला है, ट्रिब्यूनल का फैसला था, एक जज ने कोई और डिसीजन दिया, उसके बाद अगली कोर्ट में अगली जो अपील में गया तो उसके बाद भी वहाँ पर भी वैसा ही कोई जजमेंट आ गया। तो इस प्रकार से जो जजमेंट्स आएंगे ट्रिब्यूनल वगैरह के वो भी मान्य नहीं होंगे। जो ट्रीटीज़ होती हैं अलग अलग देशों में, कोई ट्रीटीज़ होगी है, 2 देशों के बीच में ट्रीटी हो गई है, तो कोई ऐसी ट्रीटीज़ होगी है, कोई स्टेटमेंट्स दी गई है, उनके अंदर कोई री स्टेटमेंट्स का मतलब है कि किसी बात पर उन्होंने कुछ बात कही है, वहाँ पर लॉ के रिव्यू आए, जैसे कोई लॉ बना है उसका जब रिव्यू दिया जाता है, जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो भी बाइंडिंग नहीं होते। फिर है ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होते हैं।
अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट में जो है 3 प्रकार के प्रेसिडेंट माने गए हैं, स्टेट डिसीज, रेसो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा। 3 तरह के अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट माना गया है। ये जो ऊपर जो हमने ऑबिटर डिक्टा किया ये तो स्टेटमेंट्स की बात है कि ऑबिटर डिक्टा के जो जजमेंट है उसमें कोई स्टेटमेंट दी गई है तो आप उसे जो है परसुएसिव मानोगे, लेकिन ऑबिटर डिक्टा है वो पूरा का पूरा तब जो है आप उसे क्या मानोगे, अथॉरिटेटिव मानोगे। अब इन्हें थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेट डिसीज क्या होता है? स्टेट डिसीज जो है एक प्रकार का एक कानूनी प्रिंसिपल होता है, कानूनी सिद्धांत होता है जिसके द्वारा जज जो है ऑब्लाइज टू रिस्पेक्ट, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, स्टेट डिसीज का मतलब है जो पहले के जो जजमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं जजमेंट के हिसाब से वो जजमेंट देते हैं, वो होता है स्टेट डिसीज। द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेजिंग ऑफ द प्रिंसिपल इन द लैटिन मैक्सिम है एक स्टेट डिसीज एट नॉन क्वेट मोवेरो। इसका मतलब है टू स्टैंड बाय डिसीजन नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब्ड, कि जो पहले के जो डिसीजंस हैं उनके द्वारा ही आगे डिसीजन देना, न कि जो पुराने जो डिसीजंस हैं उनको रूल आउट करना। इन अ लीगल कंटेक्स्ट, अगर आप लीगल सेंस में इसे देखें, दिस इज अंडरस्टूड टू मीन दैट, इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट्स हैं वो पुराने जो प्रेसिडेंट्स होते हैं जो लॉ अभी सेटल नहीं हुए उनको मानने के लिए बाध्य होती हैं। द डॉक्ट्राइन इज़ बेसिकली ए रिक्वायरमेंट, ये डॉक्ट्राइन एक प्रकार से एक ऐसी आवश्यकता है कोर्ट के लिए दैट मस्ट फॉलो द रूल्स एस्टेब्लिश बाय ए कोर्ट अबव इट, जिसके अंदर उसे अपने जो हायर कोर्ट्स हैं उनके रूल्स को मानना ही पड़ता है। द डॉक्ट्राइन दैट होल्डिंग है बाइंडिंग प्रेसिडेंस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, जो डॉक्ट्राइन कहता है कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट है उसको होल्ड कर रहा है और वो वैलिड नहीं है, कहाँ पर, सिविल लॉ के अंदर। एज इट जनरली अंडरस्टूड, वहाँ पर ये समझा जाता है कि जो जजेज होते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बेस पर कोई नया जो जजमेंट लेके आ सकते हैं। एंड द राइट ऑफ द और जो लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाते हैं वो भी नया लॉ लेके आ सकते हैं। देयरफॉर जजेस राइट टू इंटरप्रेट लॉ डज नॉट प्रिक्लूड, हालांकि जजेस के जो राइट्स हैं इंटरप्रिटेशन करने के वो उनको किसी भी प्रकार से उसे अलग नहीं कर सकते, उनको ये नहीं कह सकते कि आप उसी जजमेंट से बाइंडिंग, वो सिर्फ एक बाइंडिंग नेचर का तब तक है जब तक कोई हायर अथॉरिटी का कोई जजमेंट नहीं आ जाता। जो डॉक्ट्राइन होता है ना ये स्टेट डिसीज वो हमने डिस्कस कर लिया कि बाइंडिंग नेचर का होता है। रेसो डेसिडेंडी क्या होता है? देयर आर केसेस विच इन्वॉल्व क्वेश्चन विच एडमिट ऑफ बीइंग आंसर्ड ऑन प्रिंसिपल, जहाँ पर कुछ सिद्धांतों पर कोई क्वेश्चन का आंसर दिए गए हों। सच प्रिंसिपल जो है वो एब्स्ट्रैक्शन और मटेरियल फैक्ट, मटेरियल का मतलब है जो आवश्यक तथ्य थे उनको एब्स्ट्रैक्ट, उनमें से मेन निष्कर्ष निकाल कर जो इमटेरियल एलिमेंट थे, जो काम की चीज़ें नहीं थी, उसको निकाल दिया जाता है। यह प्रिंसिपल कम्स आउट एज ए रिजल्ट ऑफ सच केस इज़ नॉट अप्लीकेबल ओनली टू दैट केस, ये जो उन मामलों पे अप्लीकेबल नहीं होता बट टू केसेज ऑल्सो सिमिलर, जो सिमिलर नेचर के होते हैं वहीं पर ही अप्लीकेबल होता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड रेसो डेसिडेंडी, यहाँ पर रेसो डेसिडेंडी को फॉलो किया जाता है। सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में जब किसी केस को फॉलो किया जाता है वो होता है रेसो। रेसो का मतलब अनुपातिक, डेसिडेंडी अनुपातिक तौर पर उसको लागू करना। हालांकि लॉ की जो हर एक स्टेटमेंट होती है ना वो बाइंडिंग नहीं हो सकती, केवल वही स्टेटमेंट जो उन्हीं फैक्ट्स और उन्हीं सर्कमस्टेंसेज पर डिपेंड करता है वहाँ पर वो बाइंडिंग नेचर का हो सकता है। एनी अदर स्टेटमेंट कोई भी अगर ली जा रही है तो उसके अंदर ना तो हमें उसे ऑबिटर डिक्टा मान के चलेंगे और ना ही उसे अपने इसमें हम अपने केस के जजमेंट में उसे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक केस है सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड, उसका कोई केस आया है, क्या उसी केस को आप हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग कोई इरिट्रेबल ब्रेकडाउन का केस है या डाइवोर्स का केस है उसमें अप्लाई कर सकते हो? अगर कोई ऐसा फैक्ट उसमें निकल के आया है आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेट डिसीज का मतलब है सेम जो केस है सेम ही फैक्ट्स हैं तभी अप्लाई होगा और बाइंडिंग नेचर का होता है। रेसो डेसिडेंडी में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं कि जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी है या फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है, अगर सेम फैक्ट्स आ रहे हैं सेम सर्कमस्टेंसेज आ रहे हैं तो उस पर बाइंडिंग नेचर का हो जाएगा। अब बात आती है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? द इशू विच नीड डेटरमाइन नो जनरल प्रिंसिपल आर आंसर्ड, जहाँ पर कोई जनरल प्रिंसिपल का आंसर नहीं दिया गया उसे ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। जिसमें एक जनरल प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया उसमें कोई स्पेशल प्रिंसिपल फॉलो किया गया तो ऑबिटर डिक्टा होता है। ऑबिटर डिक्टा के 2 स्टेप्स माने गए हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज रिगार्डेड एज ऑबिटर, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, अगर ये पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। आइदर वर नॉट फ्रॉड, ना तो ये किसी धोखेबाजी से किए गए हैं और वो अल फैक्ट्री जो है
वो पूरी तरह से वहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इवन वेयर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जहाँ पर कोई ऐसी स्टेटमेंट है लॉ की जो फैक्ट पर ही आधारित है, तो उसे ओबिटर माना जाएगा अगर वो उस जजमेंट का बेस ना हो तो। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड इन सपोर्ट ऑफ ए डिसेंडिंग जजमेंट इज एन ऑब्वियस, जहाँ पर डिसेंडिंग जजमेंट आता है तो वो ओबिटर डिक्टा की फॉर्म में आता है, क्योंकि हमने देखा था ओबिटर डिक्टा में मटेरियल चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, इमटेरियल को निकाल दिया जाता है। तो जब डिसेंटिंग जजमेंट होगा, दो जजों के बीच में मतभेद होगा, तभी तो हम ओबिटर डिक्टा उसको लेके आएंगे। आल्दो ओबिटर डिक्टा लैक बाइंडिंग अथॉरिटी, हालांकि ओबिटर डिक्टा में बाइंडिंग अथॉरिटी की कमी होती है। दे मे नेवरदलेस हैव ए स्ट्रॉन्ग परसुएसिव इन्फ्लुएंस, हालांकि वो ज़्यादातर नॉट बाइंडिंग नेचर के ही होते हैं। इट इज़ रेसोडेंडी ऑफ ए केस, ये एक रेसोडेंडी होता है किसी केस का, एंड नॉट द ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टा को आप बाइंडिंग नेचर का नहीं मान सकते, लेकिन कई बार जो मटेरियल थिंग्स उसमें मिलती हैं और इमटेरियल चीज़ों को निकाल दिया जाता है, तब आप वहाँ पर ओबिटर डिक्टा को बाइंडिंग नेचर का मान सकते हो। अदरवाइज ओबिटर डिक्टा का जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऑथोरिटेटिव में नहीं आएगा, बाइंडिंग नेचर में नहीं आएगा, लेकिन जब सर्कमस्टेंसेस सेम आ जाते हैं, मटेरियल थिंग्स को वहाँ पर लिया जाता है, ज़रूरी चीज़ों को वहाँ पर स्वीकार किया जाता है, वो ओबिटर डिक्टा की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मेरिट्स क्या होती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट की। जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट्स आर बेस्ड ऑन कस्टम, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से कस्टम रिवाजों पर बेस्ड होते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। जो कोर्ट्स हैं उन्हें फॉलो करती है, क्योंकि ये वो डिसीजंस होते हैं, ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ज़्यादातर आधारिक तौर पर बाइंडिंग नेचर के होते हैं और उनको जो है आगे कॉमन लॉ में यूज़ किया जा सकता है, आगे सामान्य लॉ में उसे यूज़ किया जा सकता है। ये कस्टम पर बेस्ड होते हैं। हिंदू मैरिज का कोई मैटर आ गया और नेक्स्ट टाइम भी हिंदू मैरिज का कोई मैटर आ गया, जो सप्तपदी वगैरह है उन सभी के रिगार्डिंग जो भी कोई फैसले आएंगे वो कस्टम पर बेस्ड होते हैं, तो वो बाइंडिंग नेचर के हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर आपने किसी की एक बात है सोचने की, अगर आपकी किसी की सहूलियत के हिसाब से समझो तो ये जो है लेबर ऑफ द जजेस की जो मेहनत है और लॉयर्स की जो मेहनत की गई है किसी केस को लड़ने में, वो सारी की सारी दिखाती है। प्रेसिडेंट्स ब्रिंग सर्टेनिटी ऑन लॉ, प्रेसिडेंट्स क्या करते हैं, लॉ में सर्टेनिटी निश्चितता ले आते हैं। कई बार कोई ऐसा जो है लॉ आ जाता है जिसमें किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू उस लॉ का इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है और वो एक सर्टन फॉर्म में आ जाता है। तो जो पहले के कोई डिसीजंस आए थे जो अनसर्टन थे उनको सर्टेनिटी मिल जाती है। प्रेसिडेंट ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जब प्रेसिडेंट का मतलब जब बार बार जजेस जो है अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन के हिसाब से जजमेंट्स देते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, एक लचीलापन आ जाता है। हर बार एक नया केस निकल के आता है, हर बार एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, हर बार नए रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं। प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट लॉ, ये जजमेंट लॉ होते हैं। ट्रिपल तलाक का मैटर मैं बार बार आपको लेती हूँ क्योंकि वो जजमेंट लॉ था। 2 साल तक जब तक लॉ पास नहीं हुआ था, लेजिस्लेशन नहीं बना था, तब तक उसी को ही लागू किया जाता था। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है प्रेसिडेंट में वो जजेस के हिसाब से होता है, इसीलिए इन्हें स्टैट्यूट नहीं बोल के जजमेंट लॉ बोला जाता है। प्रेसिडेंट्स गाइड जजेस, ये जजेस को गाइड भी करता है। जो न्यू जजेस हैं जो अपॉइंट होकर हायर अथॉरिटी में जाते हैं और कोई ऐसे पेचीदा मामले आ जाते हैं जहां वो किसी एक्सपीरियंस जज की ओपिनियन को देखना चाहते हैं, उस मामले में वो एक जजेस के लिए गाइड का एक दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो प्रेसिडेंट खुद एक आदमी की फॉर्म में आके वह अपना सब कुछ वक्तव्य दे जाता है, अपने प्रिंसिपल्स बता जाता है। प्रेसिडेंट्स ब्रिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट लेके आते हैं कि नए नए प्रकार के जो प्रैक्टिकल थ्योरीज है वो उसमें स्वीकार करते हैं। नई नई प्रकार की साइंस निकल के आती है, तथ्य निकल के आते हैं, फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट को आप कह सकते हो कि उसके ये बेनिफिट्स हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना उनके कोई आप कह सकते हो कि डीमेरिट्स भी होती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर जजेस और लॉयर के लिए भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो किस अथॉरिटी को अपने केस में कोर्ट करवाएं, किस अथॉरिटी को वो लेके आएँ। तो एक प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जब कई बार ऐसे ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो जजमेंट्स आए होते हैं अलग अलग, वो भी है कि उनकी भी इमेज एक धुंधली सी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट के फ़ायदे भी और कहीं हद तक नुकसान भी है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स की क्या क्या थ्योरीज हैं। 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, डिक्लेरेटरी थ्योरी और जजमेंट लॉ। जजमेंट लॉ को हम समझ ही चुके हैं क्या होता है। डिक्लेरेटरी थ्योरी का मतलब होता है जज केवल नए लॉ बना के आते हैं, नए लॉ लेके आते हैं, नए लॉ खोज के लाते हैं, उनको फाइनल जो शेप दी जाती है वो लेजिस्लेशन के द्वारा दी जाती है। तो ये है डिक्लेरेटरी थ्योरी।
जजमेंट लॉ का मतलब है कि जज जो है पहले की किसी स्टैट्यूट को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर जो क्लियरिटी लाएगा किसी भी लॉ के अंदर, सर्टेनिटी लाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, तो वो जज के द्वारा बनाया गया वही एक लॉ हो जाता है। फैक्टर्स विच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रेसिडेंट की जो बाइंडिंग फोर्स है उसको ख़त्म कर देते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी अथॉरिटी को ख़त्म कर देते हैं? सबसे पहला आप इसमें मान के चलिए कि ये ओवर रूलिंग हो जाता है। ओवर रूलिंग का मतलब है कि जब कोई पुराना ऐसा केस है और एक नया केस आया है, तो नए केस में कुछ अलग ही सर्कमस्टेंसेस निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पर जज क्या करेगा, पुराने केस को ओवर रूल कर देगा। और कई बार सेम ही जजमेंट है और उसी के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तब भी वो पुराने केस को ओवर रूल कर सकता है और अपने हिसाब से नया फैसला दे सकता है। इसके भी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशन क्या होता है? फैक्टर्स होता है जो इनकी प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नेचर को ख़त्म कर देता है। लेजिस्लेशन, कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाता है, वो कानून क्या है कि जो प्रेसिडेंट्स थे, जो जजमेंट दिए थे कोर्ट ने, उन कोर्ट के जजमेंट से ऊपर होकर कोई लॉ बना दिया जाता है, तो वो लॉ जो है वो इसको बाइंडिंग फोर्स को ख़त्म कर देता है। फिर है इसमें इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट में आप ये कहेंगे कि कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट ऐसा होता है जो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, उसमें कुछ और ही फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का रोल आ जाता है। तो उस मामले में जब जो जजेस हैं उनको ये भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर स्टैट्यूट की किस फॉर्म में उसको लाया गया है, क्या वो सुप्रीम लेजिस्लेशन था या वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन था या वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, या हाई कोर्ट्स है या जुडिशियल अथॉरिटीज़ है कंफ्यूज हो जाती है, और इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट की वजह से भी उसमें लैक आ जाती है। फिर डिसीजन ऑफ कोर्ट इक्वली डिवाइडेड, जहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स के या कोई भी कोर्ट है उसके जो डिसीजंस हैं वो अलग अलग ओपिनियंस पे डिवाइड हो जाते हैं, तो उस मामले में प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसके अलावा आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट से कई बार अब्रोगेटेड डिसीजंस भी आ जाते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है कोई या हाई कोर्ट जो है कोई ऐसे मैटर में भी फैसला दे देती है जहाँ पर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो इस प्रकार से कुछ एक फैक्टर हैं जो प्रेसिडेंट को जो है इग्नोर कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को कोई पोजीशन नहीं दे सकते। उसके बाद बात आती है हमारे अगले कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया में हम जो है प्रेसिडेंट को बहुत ही कम देखते हैं। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें प्रेसिडेंट्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ऐसी कोई कोर्ट्स होती नहीं थी। राजा महाराजा जो ही वो किसी भी मामले का निपटारा कर देते थे। द जुडिशियल केसेज इन दोज डेज वर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उस टाइम में जो केसेज होते थे वो ज़्यादातर उलझे हुए भी नहीं होते थे, तो प्रेसिडेंट की हमें किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती थी। द एंशिएंट जज वाज नॉट, जो पुराने टाइम के जो जजेस होते थे, देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू ले डाउन नए पॉइंट्स, उन्हें नए पॉइंट्स की जो है लाने की उम्मीद ही नहीं होती थी। इन द मिडीवियल पीरियड, जो मध्यकाल जब आया, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट जो थी वो वोग में नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी। इट इज़ ओनली जो आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ये तो ब्रिटिश रूल ही था जिसके बाद जो है प्रेसिडेंट को लाया गया, और ब्रिटिश रूल में ही प्रेसिडेंट को एक नई सीमा दी गई, नई शेप दी गई, और उसी ने ही इसके महत्व को, ग्रेट साइनिफिकेंस महत्व को इसे लेके आए। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश रूल के टाइम ही आया था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके अंदर सेक्शन 212 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जो ये कहता था द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द फेडरल कोर्ट, जो लॉ जो है फेडरल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, फेडरल कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर कर दिया, एंड बाय एनी जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल, या किसी जजमेंट के, प्रिवी काउंसिल के किसी जजमेंट को, सो फार एज एप्लीकेबल, तो वो क्या होगा, उसी प्रकार से लागू किया जाएगा, उसी प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बाइंडिंग नेचर का होगा, एंड शैल बी फॉलोड बाय ऑल कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया के हर कोर्ट्स में उसको फॉलो किया जाएगा। एंड सो फार एज रिस्पेक्ट द एप्लीकेशन, और इस प्रकार जब उसकी एप्लीकेशन होगी और जब उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी किसी एक्ट की, तो काउंसिल में, कहने का मतलब जो फेडरल कोर्ट के डिसीजंस थे और जो प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस थे, जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, या जब भी किसी भी फैसले का निपटारा किया जाता था, तो प्रेसिडेंट्स के रूल को फॉलो किया जाता था। प्रिवी काउंसिल के जो जजमेंट्स थे उनको फॉलो किया जाता था। फेडरल कोर्ट के जजमेंट से उनकी अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी, और वो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट ही फाइनल जजमेंट था। यानी कि आप कह सकते हो कि सुप्रीम पावर जो थी प्रिवी काउंसिल के पास थी, जो इंग्लैंड में बैठकर, ब्रिटेन में बैठकर ही कोई डिसीजन देते थे। तो इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट की डॉक्ट्राइन है इंडिया में इस प्रकार से एस्टेब्लिश हुई।
अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट जो है हमारे पुराने ग्रंथों में था, हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई भी मैटर हमारे पुराने ग्रंथों में नहीं है। ये तो ब्रिटिश रूल के बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लिखोगे ब्रिटिश रूल के बाद उसकी एग्जिस्टेंस हुई थी, उससे पहले प्रेसिडेंट का किसी प्रकार का कोई भी रूल नहीं था, कोई भी उसका रोल नहीं था। जैसे जैसे हमने इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रीवी काउंसिल का जो सिस्टम था वो हमारे देश में ख़त्म हो गया था और हमारी जो सुप्रीम अपेलेंट अथॉरिटी थी वो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी और जो फेडरल कोर्ट था उसको निकाल दिया गया था। जो इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ 1950 में उसको लागू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को फाइनल अथॉरिटी बनाया और हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बना दिया गया। उसके बाद क्या जो स्टेट्स थे वहाँ पर तो हाई कोर्ट्स हो गए और जो सेंट्रल लेवल पे थे वो सुप्रीम कोर्ट था। तो सिविल मैटर में और मुंसिफ कोर्ट वगैरह भी उस टाइम में सिस्टम होता था जो अब काफ़ी हद तक रिमूव भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो मैटर है वो ब्रिटिश इंडिया में शुरू किया गया और जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है उसको एक फाइनल जो है आप कह सकते हो कि टचअप दे दिया गया और फाइनल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है और उसी की अथॉरिटी को फिर फॉलो किया जाता है। दैट इज़ डीम्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट और जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 225 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन जो पहले की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ये कहता है कि द प्रोनाउंसमेंट्स और द प्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवी काउंसिल यानी कि प्रिवी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो जजमेंट्स थे, जो फैसले आए थे वो बाइंडिंग होगा किन किन पर, हाई कोर्ट्स पर, अनलेस दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे उनका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो प्रीवी काउंसिल ने जो जजमेंट्स दिए, जो जजमेंट्स इतने अच्छे जजमेंट्स थे जिनमें बहुत अच्छे गाइडलाइंस दी गई, बहुत अच्छे कंसेप्ट निकल के आए, नए रूल्स निकल के आए, नए रेगुलेशंस निकल के आए और वो रूल्स और रेगुलेशन इस लेवल पर इम्पोर्टेंट थे कि उनको लागू करवाएं तो कुछ और भी डेवलपमेंट हो सकता है लॉ के रिगार्डिंग। तो ये बात उसमें कही गई है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रीवी काउंसिल के फैसले को ओवरराइड करता है, ओवरराइड का मतलब उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट फैसला दे देता है, इट वुड लॉस्ट ऑल फोर्स। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला है जिसमें प्रीवी काउंसिल ने ये बात कही थी कि ये इसको सज़ा का प्रावधान है, इसको फांसी की सज़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में उस पूरे जजमेंट को ही गलत कर दिया और ये कहा कि ये जो फैसला था सज़ा इसको मिलनी नहीं चाहिए थी, तो ऐसी कोई अगर नई जजमेंट निकल के आई जिसने पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया है उस फैसले को, तो जो फिर क्या होगा, जो फॉर्मल फैसला है वो प्रिवेल नहीं करेगा, अदरवाइज प्रिवेल करेगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 है वो बाइंडिंग नेचर की बात करता है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में भारत के जो रेखा है, क्षेत्रीय रेखा है, उसी टेरिटरी में अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो जजमेंट सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। द सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल है इंडिया की। जो लॉ डिक्लेयर किया जाता है वो बाइंडिंग नेचर का होगा इंडिया की बाकी कोर्ट्स पे, एक्सक्लूडिंग उन कोर्ट्स को छोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की कोर्ट्स हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं, उनमें एक कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो वो जरूरी नहीं कि दूसरी कोर्ट पे भी बाइंडिंग होगा। द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाई इट्स ओन डिसीजन। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई फैसला दे दिया, उसी फैसले के बेस पर अब दोबारा वो उसी डिसीजन से बाइंड होगा, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है। The High Court and its applicable decision of the High Court create binding precedent। जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो बाइंडिंग है। वन हाई कोर्ट जज इज़ नॉट बाउंड, लेकिन एक हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट के जज से बाउंड नहीं है। मान लो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, आंध्रा हाई कोर्ट ने उससे डिफरेंट फैसला दे दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है आंध्रा हाई कोर्ट के लिए कि वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को कबूल करे या उसी को माने। अ जज में रिफ्यूज़ टू फॉलो, एक जज खुद के कोई अगर उसने कोई जजमेंट दे दिया था, हो सकता है कि वो जज उसे अपने फैसले को भी ना माने, वो भी बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। इन डिस्कसिंग द ऑपरेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रेसिडेंस इन हाई कोर्ट्स फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए हमें कुछ एक क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, फिर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन से फैसले जो है बाइंडिंग नेचर के और कौन से फैसले बाइंडिंग नेचर के नहीं होंगे। तो इनको ध्यान से आप समझिए। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बीच बीच में रोक के या नोट्स बनाने तो पॉज भी कर सकते हो, उससे क्या है आपके लिए अच्छा होगा। तो यूट्यूब का जो ये प्लेटफॉर्म है ना,
इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जब हम इस प्रकार से जो वीडियो डालते हैं उसका ये बेनिफिट है कि आप इजीली उसको पॉज कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं, उससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जो यूट्यूब पे जो हमारा नेट का कंज्यूमेशन होता है ना, जो नेट हमारा किस रेंज का होना चाहिए, कौन सी स्पीड होनी चाहिए, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी 3G रेंज भी है ना, तब भी आपका नेट है बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें भी आपको किसी प्रकार का इशू नहीं आएगा। तो हम आज के जो कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। हाउ फार आर द डिसीजंस ऑफ ए हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन, कितनी दूर तक जो है, कितने लेवल तक जो डिसीजन है हाई कोर्ट के वो लागू रहेंगे। तो जो डिसीजन है हाई कोर्ट के वो बाइंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, ट्रिब्यूनल्स पे भी बाइंडिंग है, लेकिन उसी जुरिडिक्शन में। मान लो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है तो राजस्थान की टेरिटरी में ही वो बाइंडिंग नेचर का होगा। उस जगह पर उसकी वैल्यू जो है परसुएसिव वैल्यू होगी। परसुएसिव वैल्यू का मतलब है कि सिर्फ वहीं पर एक उसकी वैल्यू है अथॉरिटेटिव, अदरवाइज उसकी परसुएसिव वैल्यू है। अगर वो डिसीजन जो है दूसरी हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से कन्फ्लिक्ट होता है उसका, या उसी हाई कोर्ट के कुछ अलग बेंच से कन्फ्लिक्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बाइंडिंग नेचर का होगा, तो सिर्फ उस लेवल पर ही वो बाइंडिंग नेचर होगा। हाउ फार इट इज़ ए हाई कोर्ट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, हाई कोर्ट क्या अपने खुद के डिसीजन से बाउंड है। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कोई अपील सिंगल जज ने सुनी है मर्डर के रिगार्डिंग, या कोई स्पेशल अपील है, या मान लो 2 जजेस बेंच ने सुनी है, तो जो सिंगल जजेस बेंच जो होगा ना वो स्मॉलेस्ट बेंच होता है, और 2 जजेस का जो बेंच है वो डिविजनल बेंच बोला जाता है। तो उसके बाद अगर 3 और मोर जजेस का भी अगर कोई बेंच बनता है तो उनके भी अलग ओपिनियंस आएंगे। तो जो हायर अथॉरिटी होगी ना, जैसे 2 जजेस बेंच है, वो सिंगल जज बेंच है, ये 5 जज बेंच है, तो 5 जज बेंच की जो अथॉरिटी है वही ज़्यादा बाइंडिंग होगी। वो जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट खुद के डिसीजन के लिए भी बाइंडिंग हो। व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ वन हाई कोर्ट डिसीजन इन अदर हाई कोर्ट, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ एग्जाम्पल से कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है जरूरी नहीं कि मुंबई हाई कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट जो उसको एक्सेप्ट करे। व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ फेडरल कोर्ट डिसीजन इन द हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट्स के जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट में कितने बाइंडिंग होंगे। जब हमारे फेडरल कोर्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है तो वहाँ पर उसके जजमेंट हमारे यहाँ बाइंडिंग होगी ही नहीं, लेकिन वो तब तक बाइंडिंग होगा जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि वो इतने ही लेवल पर बाइंडिंग होंगे जितने लेवल पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी उसको आप ये कह सकते हो ओवरराइड ना किया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट में ओवरराइड नहीं किया जाएगा तो वो बाइंडिंग नेचर का ही होगा। फिर है कि जो प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट्स हैं उनकी प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी। जो अथॉरिटी होती है प्रीवी काउंसिल की वो हाई कोर्ट के अंदर उसके डिसीजन अप्लीकेबल होंगे, लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स है वो बाइंडिंग उसी लेवल तक होंगे जितने तक सुप्रीम कोर्ट इसे ओवरराइड नहीं करेगा। आर्टिकल 395 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि जो प्रीवी काउंसिल जो जुरिस्डिक्शन एक्ट था हमारा 1949 उसको अब अबोलिश कर दिया गया है, तो प्रीवी काउंसिल का जजमेंट भी हमारे कोई मायने नहीं रखता। व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या रोल है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है हायर अथॉरिटी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो लोअर अथॉरिटी पर बाइंडिंग होगा। ये आर्टिकल 141 में मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो ये जो सिस्टम था हाई कोर्ट और उसकी अप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग ये कुछ कंसेप्ट थे जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब है कि इस डॉक्ट्राइन का हमारे कौन कौन से केसेस में एप्लीकेशन हुआ है। तो इस डॉक्ट्राइन का हमारे केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जो मैं आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग आपको क्लियर डिस्कशन उसका करवा चुकी हूँ, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। सज्जन सिंह का जो केस था, इस केस में कोर्ट ने ये बात कही कि इट इज़ ट्रू दैट, ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने ऑर्डर का रिव्यू ना कर सके पहले वाले जजमेंट में। अगर पहले का कोई जजमेंट आया है उसी के बेस पे अगर वो चाहे तो उसका रिव्यू कर सकता है, लेकिन वो जो जजमेंट है वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं होना चाहिए। किसी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, वायलेशन होता है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा उन जजमेंट का भी रिव्यू किया जा सकता है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, तभी तो PIL मिलती है कोर्ट्स में कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है। वो इसीलिए तो होती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई हमें रिव्यू करना है किसी जजमेंट का तो हम कर सकते हैं। इसमें रिव्यू की बात होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ साथ रिव्यू की पावर का भी डिस्कशन किया गया है। उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 1997 का केस था। विशाखा जो है एक NGO की तरफ से केस फाइल हुआ था।
तो इस कोर्ट में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो वर्क प्लेस पे जो कुछ भी गलत होता है उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडिंग नेचर की होगी। और हालांकि कोर्ट ने ये बात भी कही कि ये गाइडलाइंस जो आर्टिकल 141 में आएगी तो ये लॉ में भी उसी तरीके से एनफोर्समेंट किया जाएगा जब तक कोई सूटेबल लेजिस्लेशन जो है ऑक्यूपाई द फील्ड ना कर ले। जब तक सुप्रीम जो कोई लेजिस्लेशन है, कोई लॉ है, वो तब तक आकर इस जो कहते हैं ना कि खाली पड़े इस घेरे को भर ना दे, कि जब तक कोई लॉ लागू नहीं होता तब तक आप इसे ही लॉ मानोगे। तो ये बात इसमें साफ तौर पे कह दी। जब कोर्ट खुद ऐसी बातें कोई कह देता है, एक्सप्रेसली कुछ व्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब वो बाइंडिंग नेचर का हो गया। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का 1985 का केस है, लैंडमार्क केस है, मोस्टली सभी को पता है ये केस कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है। ये मुस्लिम वाइफ ने जो है काफ़ी बुजुर्ग लेडी थी, उसने मेंटेनेंस की डिमांड की थी। तो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए धार्मिक ग्रंथों को इंटरप्रेट किया था। कोर्ट ने कुरान या अदर जो धार्मिक रिलीजियस जो टेक्स्ट थे उनको इंटरप्रेट किया था और ये कहा था कि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। अपेक्स कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि क्या इम्पोर्टेंट है मुस्लिम वुमेन के राइट के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, वो सब कुछ जो है उन कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली नहीं दिया गया, तो इसलिए जजमेंट जो है ये बाइंडिंग नेचर का होगा। फिर हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट केस है जहां पर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कई हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो केस है हमारा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के रिगार्डिंग, कि अगर हस्बैंड और वाइफ है, अगर वाइफ अलग रहने लग जाए तो क्या हस्बैंड उसको दोबारा साथ रहने के लिए कोर्ट से डिग्री पास करवा सकता है। तो इसके मामले में केस था। तो ये जो टी सरिता जो है इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया कि हर एक वुमन को अपना कैरियर चूज करने का राइट है, तो वो कौन से फील्ड में जॉब करे या ना करे, तो कहते हैं कि उसे उसका अधिकार है। तो उसके रिगार्डिंग उसने केस फाइल किया कि जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड के साथ रहे, तो सेक्शन 9 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो सेक्शन 9 फिर कोर्ट ने ये बात कही कि सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो ये नहीं डिनाई नहीं करता वुमन को कि वो अपना कौन सा करियर चुने, बल्कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है लिखित तौर पे फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप का, कि इसमें ये बात कही गई कि जो ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है, कोई हस्बैंड वाइफ साथ रहना नहीं चाहता, ये ज़बरदस्ती साथ अगर रहवा रहे हैं तो इसका मतलब ये फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं। अगर फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनेगा तो वे क्या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगा, राइट और लाइफ विद डिग्निटी का तो कंसेप्ट क्लियर खत्म हो जाएगा। तो हाई कोर्ट जो थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट को ये बात कही कि ये वायलेट्स करता है आर्टिकल 14 और 21 को, इसलिए इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ये था एक हाई कोर्ट का डिसीजन। अब बात आती है क्या एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरी कोर्ट पर बाइंडिंग नेचर का होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है। हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह का भी केस इसी रिलेटेड था। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही, इंटरप्रेट करते हुए कहा और डिसेंटेड व्यू रखा। डिसेंटेड का मतलब इसकी बिल्कुल ऑपोजिट तर्क दिया और ये कहा कि सेक्शन 9 जो है वो वॉइड नहीं है। तो हो गया यहाँ पे दोनों हाई कोर्ट से अपने अपने जजमेंट्स आ गए। फिर फाइनल जजमेंट जिस साल में दिल्ली हाई कोर्ट का है उसी साल में सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस आया। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। ये बात कही कि जो हमारी जो मैरिज होती है वो सैक्रामेंट होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनी होती। तो ये नहीं, इसमें कोर्ट ने कहा इट कैन नॉट बी सेड दैट, ये नहीं कहा जा सकता कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है। जो एक ही पर्पज है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, वो ये है कि जो मैरिज के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो गया है मैरिज के रिगार्डिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को दूर करने से प्रिवेंट करे, रोके। इट प्रमोट्स द रिकन्सिलेशन, ये क्या करता है, एक तरीके से दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने का प्रयास करता है स्पाउसेज में, और एक अच्छा शादीशुदा जो संबंध है उनके बीच स्थापित करने का भी प्रयास करता है। इट प्रोटेक्ट सोसाइटी, ये समाज को भी सुरक्षित करेगा फ्रॉम डेनिग्रेटिंग का मतलब है कि जैसे किसी को तलाक दे दिया, अलग अलग रहने हैं तो एक समाज में उसकी इमेज डाउन हो जाती है, उस प्रकार से भी इसको अलग करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हैंस द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सर्व्स एज एन एज टू प्रिवेंट द ब्रेकअप बिटवीन द स्पाउसेस। तो इस प्रकार से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, एक प्रकार से दोनों के बीच में जो गैप है उसको दूर करने का भी एक सहयोगी कहा जा सकता है। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फील्ड में आ रहा है, प्रेसिडेंट के जो है कई और जगह भी काफ़ी मायने हैं। अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात करते हो वहाँ भी प्रेसिडेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट भी अहम भूमिका निभाता है।
तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सोर्सेज ऑफ लॉ का ये कंसेप्ट है ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो कस्टम के रिगार्डिंग होगी कि कस्टम क्या होते हैं, किस प्रकार से कस्टम को माना जाता है और कस्टम के अंदर आप क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को लेके चलते हो। तो इस प्रकार से आज जो है हम इतना समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी चलो देखते हैं, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ इशू नहीं होंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।